है, कोई व्यापार करता है, कोई रोजगार करता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की अगर वो संपत्ति को वो प्राप्त कर रहा है, इफ इज अर्निंग प्रॉपर्टी, बट इफ दैट इज बीइंग डन इन अ लॉजिकल मैनर, if it is done in a legitimate way, अगर सही तरीके से उसे संपत्ति का अर्जन किया है, किसी के साथ उससे छल कपट नहीं किया है, किसी के साथ उसने अत्याचार नहीं किया, किसी का शोषण नहीं किया है, तो वो ऐसी संपत्ति अर्जन को वो सही मानता है। कैसे भी, यानी ये बात देखिए किसकी कर रहा है बेसिकली, ही इज टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टी क्लासेस, ही इज टॉकिंग अबाउट द बोर्जुआ। यानी जॉन लॉक जो कहता था, एक बार जिस व्यक्ति ने अपनी संपत्ति प्राप्त कर लिया, वो संपत्ति हमेशा उसकी हो गई। यहां पर रॉबर्ट नॉजिक भी कह रहा है, और इसकी थ्योरी है एंटाइटलमेंट थ्योरी। ध्यान रखिएगा, एंटाइटलमेंट थ्योरी, थ्योरी ऑफ एंटाइटलमेंट। यानी अगर किसी व्यक्ति को कुछ मिलना ड्यू है और अगर उस व्यक्ति ने उस ड्यू को प्राप्त कर लिया, देन दिस काइंड ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी will be absolutely legitimate and he will be legally entitled to own such a property। फिर से समझ लीजिए ये एंटाइटलमेंट थ्योरी क्या है। अहर्ता, एंटाइटलमेंट क्या, हम समझ कर लीजिए, एंटाइटल जैसे हम कहते हैं आई एम एंटाइटल टू माई व्यूज, मुझे अपने विचार रखने का अधिकार है। यू आर एंटाइटल टू योर ओन व्यूज, आप अपने विचारों को रखने के अधिकारी हैं। यानी आप जो सोचते हैं वो आपका अधिकार है, मैं जो सोचता हूँ मेरा अधिकार है। दिस इज एंटाइटलमेंट। आपकी संपत्ति जो है, आप एंटाइटल्ड है अपनी संपत्ति रखने के लिए। हमारी जो संपत्ति हम अपने पास रखेंगे, आई एम एंटाइटल्ड टू माई ओन प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पर मिल्टन फ्राइडमैन, रॉबर्ट नॉजिक कहता है, इफ अ पर्सन हैज एक्वायर्ड प्रॉपर्टी एंड इफ दैट प्रॉपर्टी वॉज ड्यू टू हिम, देन ही इज एंटाइटल्ड टू होल्ड दैट प्रॉपर्टी। अगर कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को प्राप्त करता है और अगर वो संपत्ति प्राप्त करने का अधिकारी है, अगर किसी संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकारी है और वास्तव में उसको प्राप्त कर लेता है बिना किसी छल बल के, बिना किसी छल कपट के, तो कहता है दिस इज अ लेजिटिमेट प्रॉपर्टी अर्नड लेजिटिमेटली। ये एक वैध संपत्ति है जिसका अर्जन वैध प्रकार से किया गया, जिसको कमाया वैध तरीके से गया है। इट इज नॉट इलीगली एक्वायर्ड। इसीलिए वो कहता है द थ्योरी ऑफ एंटाइटलमेंट। कहते हैं ना, ये तो हमको ड्यू था, आई वॉज ड्यू टू बी प्रोमोटेड बट आई वॉज नॉट। हम लोग अक्सर कहते हैं ना अपनी कॉमन लैंग्वेज में, कॉमन पार्लेंस में क्या कहते हैं, सामान्य भाषा में, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, अर्थात हम न्याय पाने के अधिकारी थे। I was entitled to get justice, but I was not given। मुझे न्याय मिलना चाहिए था लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला, और अब मिल रहा है। Now when I have retired, now I am being promoted। आपको शायद सुनकर हैरत होगी, perhaps you may be surprised to know that there are so many cases where a person serving in any job retires and after retirement he is promoted। He is promoted यानी उसको जो प्रमोशन अपनी सेवा काल में मिलना चाहिए था उस समय नहीं मिला, बाद में मिला। बट हाउ दिस हैपेंस ओनली बिकॉज ऑफ सर्टेन लिटिगेशन इन विच ही वॉज एम्ब्रॉयल्ड। अर्थात अपनी सेवा काल में मान लीजिए हमारे अगेंस्ट कोई अन्याय करता है, मुझे प्रमोशन नहीं मिलता है। अभी मान लीजिए हमें 2 साल बाद प्रमोशन मिल रहा हूँ, बट आफ्टर 2 years व्हेन आई कम टू नो दैट आई एम नॉट गोइंग टू बी प्रोमोटेड, देन आई विल फाइल अ केस विद द कोर्ट। हम कोर्ट में जाएंगे अपने केस के लिए, अपने प्रमोशन के लिए, एंड आफ्टर सम टाइम आई रिटायर। आधे मान लीजिए फिर 3 साल बाद हम रिटायर गए, 2 साल बाद हमें प्रमोशन मिलना था, तीसरे साल हम रिटायर हो गए और हमारा केस तो अदालत में चल रहा है, और जब तक वो सुलझा, जब तक निपटाया गया, तब तक हम ऑलरेडी रिटायर हो गए। तो कोर्ट क्या कहेगी, हाँ चलिए इनका जो प्रमोशन वाला मामला था ये सही था, इसलिए ही शुड बी प्रोमोटेड। अब प्रोमोटेड क्या हुआ, जब हम रिटायर हो गए तब बाद में प्रमोशन आ रहा है। अब क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। तो इसलिए इसे कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इसीलिए कहते हैं एंटाइटलमेंट थ्योरी। इसलिए कई बार वो लोग कहते हैं ना, ही इज अ मिलेनियर, ही इज अ बिलेनियर, ही मस्ट हैव अर्नड हिज प्रॉपर्टी थ्रू इलीगल मीन्स, थ्रू फ्रॉड्स एंड फ्रॉड। लेकिन रॉबर्ट नॉजिक डजंट बिलीव इन दिस डिक्टम।
उसने कहा अगर कोई व्यक्ति बहुत मेहनती है, कोई बहुत बड़ा अगर अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई बहुत बड़ा उद्यमी है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और अगर उसने बहुत सारा फॉर्च्यून, इफ ही हैज बीन एबल टू मेक ह्यूज फॉर्च्यून्स, बहुत सारा धन कमा लिया है, देन ही मस्ट हैव बीन एंटाइटल्ड टू दैट थिंग। लोग कहते हैं ना, नहीं नहीं उसने बहुत मेहनत किया है, दिन रात परिश्रम किया है, इसलिए अगर आज वो इतना धन प्राप्त कर रहा है, इतना पैसा कमा रहा है, इतनी संपत्ति हो गई है, तो यानी उसमें कोई गलत नहीं है। दिस इज वॉट, दिस इज थ्योरी ऑफ एंटाइटलमेंट। इसी बात को वो एंटाइटलमेंट थ्योरी कहता है रॉबर्ट नॉजिक। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या लगाता है, दैट एंटाइटलमेंट शुड हैव बीन डन थ्रू अ लेजिटिमेट मीन्स। अगर मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, अगर पैसा मेरी संपत्ति में नहीं बना पा रहा हूं दिन रात मेहनत के बाद भी, तो अगर हम फिर कोई छल कपट बेईमानी करने लगे उसके बाद, इफ आई स्टार्ट अर्निंग मनी, तो कहता है नो, दिस इज अ वायलेशन ऑफ द एंटाइटलमेंट। ये आपने अपने एंटाइटलमेंट का वायलेशन किया, सो दिस विल नॉट बी अ जस्ट एक्यूमुलेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी एक्वायर करने का पहला तो बताता है जस्ट एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी, अर्थात धन संग्रह करने का वैध तरीका। यानी हम बिना किसी के साथ धोखाधड़ी किए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, शोषण किए हुए अगर हमने संपत्ति प्राप्त किया, संपत्ति अर्जित किया, दैट विल बी कॉल्ड एज जस्ट एक्यूमुलेशन प्रॉपर्टी, अर्थात वैध प्रकार से हमने उस संपत्ति का अर्जन किया। दूसरे संपत्ति प्राप्त करने का तरीका क्या होता है, व्हेन यू ट्रांसफर योर प्रॉपर्टी टू समवन एल्स। यानी दो व्यक्तियों के बीच में अगर किसी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, मनी ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, यानी एक्स और वाई में मान लीजिए मनी ट्रांजैक्शन हुआ। अगर एक्स ने अपना पैसा वाई को भेजा, और अगर उस हस्तांतरण की प्रक्रिया में, अगेन इफ देयर इज नो फ्रॉड, इफ देयर इज नो थेफ्ट इन्वॉल्व्ड, एंड बाय वे ऑफ ट्रांसफर इफ वाई कम्स टू अर्न मनी, then that earning of money, that acquisition of property will not be considered as illegitimate। यानी एक संपत्ति तो वो होती है जहां पर हमने कुछ अपनी मेहनत से कमाया, जो जिसे कहता है थ्योरी ऑफ एक्विजिशन, जहां पर थ्योरी ऑफ एंटाइटलमेंट के बारे में बात करता है। दूसरा वो बताता है द थ्योरी ऑफ जिसे आप हस्तांतरण, द थ्योरी ऑफ ट्रांसफरिंग मनी। यानी ट्रांसफरिंग मनी वो ना समझिए कि वायर ट्रांसफर हो रहा है, आरटीजीएस से ट्रांसफर हो रहा है, नेफ्ट से नहीं, नहीं, दैट इज नॉट द केस। दो व्यक्तियों के बीच में अगर कोई समझौता होता, करार होता है, इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पीपल, से बिटवीन एक्स एंड वाई, एंड एक्स सेज दैट यू परफॉर्म दिस टास्क एंड आई विल गिव यू द मनी और द चार्जेस फॉर दैट, एंड इफ दैट पर्सन पेज मनी टू वाई, and if y comes to earn money by way of transfer of money from x, then such a transfer of property will not be considered illegal if the transaction has taken place, transparently and without any kind of theft or any kind of fraud or forgery। तो कहता है इस प्रकार से भी अगर धन का हस्तांतरण होता है, दूसरों को प्राप्त होता है, तो ऐसे प्रकार से, इस प्रकार से संपत्ति का जो निर्माण होता है, सृजन होता है, वो भी ठीक है। यानी देखिए अब यहां समझिएगा, कहता है कि संपत्ति का जो सृजन होता है, द क्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ही इज वेरी इलोक्वेंट व्हाइल ही स्पीकिंग ऑन प्रॉपर्टी। संपत्ति के बारे में जब बोलता है, बहुत खुलकर बोलता है, बहुत स्पष्ट रूप से बात कहने की बात करता है। तो कहता है कि जब प्रॉपर्टी का क्रिएशन होता है, when a property is created or when money is earned by a person, and if the procedure of earning money is legitimate, if it is legal, if it is logical, then that will be justified, even if that results in inequality। inequality भी तो आ सकती है। यानी अगर मान लीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मार्केट है, वो बाजार व्यवस्था को समर्थन करता है, एवरीथिंग वॉट एवर इज सेइंग, ही इज हैविंग मार्केट इन फ्रंट ऑफ हिज आईज, उसके आंखों के सामने बाजार है, मार्केट है, मार्केट में हर चीज बिकती है, बेची जाती है, खरीदी जाती है। कहता है मार्केट में आप जाइए, किसी फल वाले के पास गए, सपोज यू गो टू अ फ्रूट वेंडर और अ वेजिटेबल वेंडर, चार लोग सब्जी का ठेला लगाकर खड़े हुए हैं ना,
और आप किसी एक के पास जाते हैं, सब्जी वाले पास, यू गो टू अ वेजिटेबल वेंडर एंड यू परचेज वेजिटेबल। आप गए, आपके बाद दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, और इस तरह करते करते 40-50 लोग एक ही सब्जी वाले से, एक ही वेंडर से वेजिटेबल्स लेते हैं। द रेस्ट ऑफ द 4 other vendors, they are not, I mean, so much busy with the clients, उनके पास बहुत ज़्यादा खरीदार नहीं जाते हैं। तो कहता है क्या यहाँ पर प्रॉपर्टी तो क्रिएट हुई, मनी का ट्रांसफर हुआ, आई एम द बायर एंड ही इज अ सेलर। तो जिस सब्जी वाले के पास आप गए और 10, 15, 20, 25 लोग गए, he earned lot of money as compared to 3 other vendors who were standing just adjacent to him। मार्केट में जाए 4-5 लोग इसी तरह से फल वाले, सब्जी वाले ठेला लगाए खड़े रहते हैं, एक के पास कभी कभी आप देखते होंगे लगातार भीड़ रहती है। सो इज अर्निंग मनी, वेर एज द रेस्ट ऑफ द पीपल, रेस्ट ऑफ द वेंडर्स, दे आर वॉचिंग, आई मीन विदाउट, यू कैन से विदाउट डूइंग एनी बिजनेस, उनके पास कोई भी व्यापार, कोई धन नहीं आ रहा है। लेकिन कहते हैं इनक्वालिटी तो क्रिएट हो गई ना, असमानता हो गई, एक के पास इतना आया, 4 के पास कुछ नहीं आया। बट इट इज दैट इनक्वालिटी वुड बी जस्टिफाइड, इस प्रकार की असमानता को कहते हैं गलत नहीं है, बिकॉज द ट्रांजैक्शन ऑफ मनी, द क्रिएशन ऑफ मनी हैज बीन डन इन अ लेजिटिमेट मैनर। ये पैसे का जो आदान प्रदान हुआ है ये बिल्कुल सही तरीके से, इसमें कोई बलपूर्वक उससे सब्जी नहीं लिया गया, उससे फल नहीं लिया गया है। इफ दे आर सेलिंग एट द सेम रेट, अगर सब लोग उसी चीज को 10 रुपए में बेच रहे हैं लेकिन उस व्यक्ति से लोग ज्यादा ले रहे हैं, और इस प्रक्रिया में इफ इज अर्निंग मोर मनी, वेयर द रेस्ट ऑफ द पीपल, रेस्ट ऑफ द वेंडर्स, दे आर नॉट गेटिंग सो मच क्लाइंट्स और कस्टमर्स, कहता है दिस काइंड ऑफ यू कैन से creation of money or wealth will not be termed to be as unjustified, though this may result in the creation of inequality। यह असमानता, यह विषमता की ओर जा रही है, क्योंकि 4-5 लोगों के पास कुछ भी नहीं मिला और एक के पास सब कुछ चला गया। लेकिन इसीलिए वो कहता है कि कहता है प्रोसीजरल जस्टिस, यहाँ पर वो रॉल्स की बात को कहता है, जॉन रॉल्स की बात को। जॉन रॉल्स ने भी कहा था डिस्ट्रीब्यूटिव जो जस्टिस होता है, वितरणात्मक न्याय। अब देखिए जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होता है 2 तरीके से जज किया जाता है, वितरण यानी न्याय का वितरण जिसे हम कहते हैं, वितरणात्मक न्याय, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जस्टिस, हाउ वन गेट्स जस्टिस। तो देखिए 2 प्रकार की थ्योरीज है, एक होता है ऑन्टोलॉजिकल और एक होता है डिओ ऑन्टोलॉजिकल। ऑन्टोलॉजिकल हम कहते हैं सापेक्ष यानी कंसिक्वेंसेस, यानी जो ऑन्टोलॉजिकल थ्योरी है दैट फोकसेस ऑन द कंसिक्वेंस ऑफ द एंटायर प्रोसेस, यानी एंड जस्टिफाइज द मीन्स, इसे हम कहते हैं ऑन्टोलॉजिकल कहेंगे, कंसिक्वेंस यानी परिणाम के आधार पर। जैसे बेंथम कहता था ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट काइंड, यानी अगर 100 में से अगर 90 आदमी खुश है तो हमें बिल्कुल मान लेना चाहिए दैट आवर पॉलिसीज, आवर लॉज आर वेरी गुड, एंड जस्टिफाइज द मीन्स, यानी परिणाम सब कुछ है ना। अगर परिणाम से आपको खुशी मिल रही है तो साधन चाहे कैसे हो, जैसे मैकियावेली कहता है कि दैट इफ एट द एंड ऑफ द डे इफ द किंग हैज बीन एबल टू एजर्ट हिज अथॉरिटी दैट इज गुड। अगर दिन भर के बाद अगर राजा को ये पता चलता है या राजा फील करता है कि दैट आई एम स्टिल वेरी मच सैडल्ड इन पावर, हम अभी भी शक्ति में बहुत मजबूती से जुड़े हैं, तो हमें खुश रहना चाहिए। अब वो शक्ति उसकी कैसे बनी हुई है, चाहे फ्रॉड से हो, चाहे फोर्स से हो, चाहे किसी धोखाधड़ी से हो, जो मैकियावेली कहता है। लेकिन अगर फ्रॉड और फोर्स और धोखाधड़ी से अगर राजा खुश रह सकता है देन द किंग शुड रिमेन हैप्पी दैट वे। इसे कहते हैं ऑन्टोलॉजिकल, परिणाम के आधार पर, कंसिक्वेंस के आधार पर। इसको बेंथम भी इस थ्योरी को फेवर करता है, साथ साथ मैकियावेली भी इसी बात को फेवर करता है। बट जॉन रॉल्स एंड रॉबर्ट नॉजिक they focus on the deontological theory, यानी निरपेक्ष सिद्धांत पर,
न्याय का निरपेक्ष सिद्धांत, यानी तात्पर्य क्या है? निरपेक्ष, अर्थात एंड चाहे कुछ भी हो, कंसिक्वेंस चाहे कुछ भी हो, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। लोग कहते हैं ना, हम सत्कर्म करेंगे, वी विल डू गुड डीड्स, वी विल नॉट स्पॉइल आवर एक्शंस, हम अपने कर्मों को गलत रास्ते पर नहीं जाने देंगे, कम वॉट में हम मेहनत करेंगे, हम अच्छे रास्ते पर चलेंगे, भले ही हमें इसके लिए चाहे कितना कष्ट उठाना पड़े। यानी दे आर कंसर्न विद द प्रोसीजर, यही रॉल्स कहता है, यही रॉबर्ट नॉजिक कहता है। अगर आपने प्रोसीजर सही किया, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, परिणाम भले ही उतना अच्छा ना हो, दैट इज गुड, दैट इज एक्सेप्टेबल। आवर एक्शंस, आवर थॉट्स, आवर डीड्स शुड बी गुड इररिस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम। कहता है ये डीओंटोलॉजिकल अप्रोच है, दिस इज द डीओंटोलॉजिकल जस्टिस। अर्थात हम न्याय जो कर रहे हैं, जो न्याय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सही कार्यों से हो, सही सत्कर्मों से हो, गुड डीड्स हो, गुड एक्शन से हो। इसलिए यहां पर जो रॉबर्ट नॉजिक है, ही सीम्स टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉन रॉल्स थ्योरी। रॉल्स ने भी तो प्रोसीजरल जस्टिस के बारे में बात किया है। उसने यही कहा कि जहां जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग मनी, अर्थात अगर आपने संपत्ति सही प्रकार से अर्जन किया है, अगर आप न्याय देते समय अगर आप सही प्रक्रिया अपना रहे हैं, इसे कहते हैं प्रक्रियात्मक न्याय, प्रक्रियात्मक न्याय, प्रोसीजरल जस्टिस। और प्रोसीजरल जस्टिस इज डिफरेंट फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में वो यही माना जाता है कि आपको क्या मिला, ऑन्टोलॉजिकल, जिसे हम कहते हैं टेलोलॉजिकल जो है, आपको अंत में क्या मिला। लेकिन यहां पर जो है डीओंटोलॉजिकल, आपने प्रक्रिया कैसे अपनाई। तो आपने मैकियावेलियन अप्रोच नहीं अपनाया, आपने बेंथमाइट अप्रोच नहीं अपनाया, बल्कि आपने रॉल्स के जो सिद्धांत है, रॉबर्ट नॉजिक जो कहता है, वो हुआ प्रोसीजरल जस्टिस। प्रक्रिया आप सही रखिए। इसी तरह से तो रॉल्स से कहा था, जब प्रोसीजरल जस्टिस के बारे में बात करता है, अगर मेरे सामने कई लोग, अगर मेरे सामने केक आ जाए, ही गिव्स एन एग्जांपल ऑफ ए केक, और उस केक के अगर मान ली मेरे सामने 10 लोग हैं, एंड इफ आई हैव वन केक विद मी, एंड इफ आई एम सपोज टू डिस्ट्रीब्यूट केक टू ऑल द पीपल, अ पीस ऑफ केक टू ऑल द पीपल, टू ऑल द पर्सन्स, हाउ वुड आई गो अबाउट इट। हम कैसे चलेंगे, कैसे लोगों को देंगे, किस तरह से। तो प्रोसीजरल जस्टिस में जॉन रॉल्स ने कहा, हम पहले ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे 10 में से सबसे दीनहीन, सबसे भूखा व्यक्ति कौन है। हु इज द मोस्ट impoverished person of the 10 people, who is the most hungry person, सबसे भूखा, सबसे दीनहीन व्यक्ति कौन है। रॉल्स ने कहा, हम सबसे पहले उस बात को देखने की कोशिश करेंगे, और सबसे अंत में हम उसको देखेंगे जो व्यक्ति सेटिस्फाइड है, जिसको भूख भी नहीं लगी है, और यदि भूख लगी भी है, लेकिन अगर वो सामर्थ्यवान है, अगर संपत्तिवान है, कि अगर उसको कम भी केक मिलेगा, ही कैन गो आउटसाइड एंड सेटिस्फाइज हंगर। रॉल्स ने कहा कि लेकिन ये होता क्या है, रॉल्स ने कहा कि जब हम 10 व्यक्तियों को अगर हमें खिलाना है एक केक, एक हमारे पास है जिसके 10 टुकड़े करना है 10 व्यक्तियों में, हमारा जस्टिस क्या होगा। हम सबको क्या बराबर का देंगे हिस्सा, या हम उसमें से कुछ प्रोपोर्शनेट करेंगे, अनुपात में करेंगे। तो कहता है प्रोपोर्शनल जस्टिस अनुपात में, यानी जो सबसे जो लीस्ट जो आपका लीस्ट एडवांटेज्ड, जो रॉल्स का जो लीस्ट एडवांटेज्ड होगा, यानी जो सबसे डिसएडवांटेज्ड होगा, सबसे ज्यादा जो दीनहीन होगा, सबसे ज्यादा बड़ा टुकड़ा उसको देंगे। और उसी तरह से ग्रेजुअली हम स्केल डाउन करेंगे, नीचे आते जाएंगे, और स्मॉलेस्ट पाई वुड बी गिवन टू अ पर्सन हु इज मोस्ट अफ्लुएंट अमंग अस, हु इज सेल्फ सफिशिएंट, दो ही टू मे बी हंग्री, भले उसको भी बहुत भूख लगी हो, लेकिन स्टिल दैट पर्सन कुड बी गिवन अ स्मॉलर पीस एज कंपेयर्ड टू द मोस्ट एम्पावरिश्ड पर्सन हु इज इक्वली हंग्री।
आप समझ रहे हैं ना? तो जो रॉल्स की थ्योरी है, सबसे भूखे व्यक्ति से सबसे दीनहीन, सबसे गरीब व्यक्ति को सबसे ज़्यादा टुकड़ा मिलेगा और उससे नीचे आते जाएंगे, जो सबसे सामर्थ्यवान व्यक्ति है उसको सबसे छोटा टुकड़ा मिलेगा। और रॉल्स ने कहा हो सकता है कि सबसे जो सामर्थ्यवान है उसको जो हम सबसे छोटा पीस देंगे केक का, हो सकता है उसको भी उतना ही भूख लगी हो जितना सबसे दीनहीन व्यक्ति को। लेकिन वो कहता है जॉन रॉल्स, जो सबसे संपन्न व्यक्ति होगा 10 में से, उसको सबसे छोटा टुकड़ा मिलेगा। भले उसको भूख बहुत लगी हो, लेकिन वो अपनी भूख बाहर जाकर कुछ और खरीद कर शांत कर लेगा। लेकिन वो गरीब व्यक्ति, उसको उसके पास सामर्थ्य नहीं है कि वो बाहर जाकर कहीं और कुछ भोजन खा लेगा, वो हम पर ही डिपेंडेंट है, इसलिए हम उसको केक का अधिक से अधिक बड़ा टुकड़ा देंगे। और इस तरह से वो अपने प्रोसीजरल जस्टिस के बारे में बात करता है। इसी तरह से नॉजिक भी कहता है कि हमारा प्रोसीजर ऑफ ऑफ प्रॉपर्टी एक्विजिशन शुड बी गुड। हम कैसे संपत्ति अर्जित करते हैं ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए वो कहता है कि भले ही प्रोसीजर सही अपनाने के बाद भी, इवन आफ्टर यू हैव अडॉप्टेड अ राइट प्रोसीजर, अ जस्टिफाइड वे ऑफ क्रिएटिंग प्रॉपर्टी, स्टिल देयर कुड बी इनइक्वालिटी एट द एंड। फिर भी अंत में असमानता आ सकती है, विषमता आ सकती है परिणाम स्वरूप। लेकिन कहता है वी शुड नॉट बी बॉदर्ड बाय द इनइक्वालिटी, क्योंकि हमने इनइक्वालिटी जो हुई है वो दूसरे रीजन से हुई। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया एक फ्रूट वेंडर का, ये वेजिटेबल वेंडर का, क्या वजह है कि कुछ ही दुकान में बहुत भीड़ होती है, कुछ दुकानें खाली पड़ी रहती हैं। सो द रीजंस वुड हैव टू बी फाउंड आउट बाय द पीपल देमसेल्व्स। एक दुकान बहुत चलती है, बहुत लोग जाते हैं, वो हो सकता है कि उसका जो प्रोडक्ट बना रहा है, जो कमोडिटी है, चाहे वो ईटेबल्स रख रहा हो, चाहे वो सामान बेच रहा हो, उसका बेटर होगा। अगर बेटर नहीं है, सब कुछ सेम है, हो सकता है उसका वे ऑफ बिहेवियर, उसका जो आचरण है, द वे ही इज डीलिंग विद द क्लाइंट्स, विद द कस्टमर और द कस्टमर्स, दैट मे बी बेटर। कहीं ना कहीं कुछ अंतर है, गुणात्मक अंतर है, जो इस प्रकार से ये विषमता पैदा कर रही है। लेकिन प्रोसीजर सही है, ही इज़ नॉट चार्जिंग एनी एक्स्ट्रा मनी। जिसके पास बहुत सारा बिजनेस हो रहा है, वो कहीं ज़्यादा पैसा भी नहीं ले रहा है, फिर भी उसका सामान ज़्यादा बिक रहा है। देयर मस्ट बी सम रीज़न। और वो कहता है कि वो रीज़न तो फाइंड आउट करने की बात है, लेकिन वो चोरी नहीं कर रहा है, बेईमानी नहीं कर रहा है। दैट मीन्स ही हैज़ अडॉप्टेड द राइटफुल प्रोसीजर। और इफ आफ्टर अडॉप्टिंग अ राइट प्रोसीजर स्टिल disparity or inequality is being created between the various players or the various actors in the market, then that kind of inequality is not to be resented about, that is not to be considered as unacceptable। इसको हमें लेकर नाराज नहीं होना चाहिए। तो इसलिए वो एक प्रॉपर्टी के बारे में वो बहुत बात कर रहा है, देखिए। और इसलिए कहता है राज्य का काम क्या है, राज्य का काम केवल यही इंश्योर करना है कि लोग आपस में लड़े झगड़े नहीं, जो सही तरीके से काम कर रहा है उसको सपोर्ट करे, जो गलत बेईमानी या धोखाधड़ी कर रहा है, द स्टेट इज सपोज टू कंट्रोल दैट पर्सन। और इसलिए वो मिनिमल स्टेट के बारे में बात करता है, इससे अधिक राज्य को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये उसकी ये थ्योरी है। और वो इसलिए कहता है, अब यहाँ पर एक बात और कहता है कि जो राज्य में अगर कोई लोक कल्याणकारी राज्य जैसे होता है, वेलफेयर स्टेट होता है, तो वेलफेयर स्टेट कोशिश क्या करता है कि हम जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, देयर आर सो मेनी अदर स्किल्ड पीपल इन द स्टेट। अब देखिए, जब राज्य को काम करना होता है, सेवाएं प्रदान करनी होती हैं, जनता का भला करना होता है, तो इन सबकी सेवाएं ली जाती हैं, चाहे डॉक्टर हो चाहे को, दे आर पेड फॉर दैट, है ना। उनको पे भी किया जाता है। और जब आपातकालीन परिस्थितियाँ होती है तब तो इनको कंपलसरी इनकी सर्विसेज ली जाती हैं। बट रॉबर्ट नॉजिक सेज कि देखिए, फोर्स्ड सर्विसेज आप नहीं ले सकते हैं। वेलफेयर के नाम पर यू सिंपली कैनॉट वायलेट द लिबर्टी ऑफ अ पर्सन, द राइट ऑफ ए पर्सन। अगर मान लीजिए मैं डॉक्टर, इफ आई एम ए डॉक्टर, और अगर इफ आई हैव टू गिव ट्रीटमेंट टू माई पीपल, to my patients, Robert Nozick says, then I am absolutely entitled to demand money from my patients. And the state is simply no one to control my actions. The state is simply no one to lay down a cap on my charges from the patients.
राज्य कोई नहीं होता है कि वो मुझे बताए कि आप केवल 100 रुपये पर पेशेंट लेंगे या 200 रुपये लेंगे। और अगर राज्य हमको कहता है कि आप ये कार्य करिए, आप महामारी में जाइए, कहीं एपिडेमिक या कहीं प्लेग फैला हुआ है, जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, उसमें सारे डॉक्टर्स की लीव कैंसिल हो गई हैं। आप जानते हैं मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स दे आर ऑन ड्यूटी। तो कहते हैं इस प्रकार से कंपल्सरी, यू कैन नॉट मेक इट अ कंपल्सरी ड्यूटी फॉर एनीवन, कि आपको ये काम करना ही करना है। दिस इज नथिंग इन द नेम ऑफ वेलफेयर, यू सिंपली वायलेटिंग द राइट ऑफ ए पर्सन, you are interfering with his liberty. So Robert Nozick is not agreed upon this kind of a state. उसने कहा इसी वजह से welfare state becomes ultimately a dictatorial state. लोक कल्याणकारी राज्य वास्तव में अंततः क्या हो जाता है, एक 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 डिक्टेटोरियल अर्थात एक तानाशाह, एक अधिनायकवादी राज के रूप में उभर आता है। इसलिए वो कहता है कि सब लोग काम करने के लिए तैयार है, everyone is ready to work for the fellow human beings, for the fellow beings, for the society. But at the same time, they should be free to charge, money for that, to charge for the services they render to the society. कोई व्यक्ति काम करने से मना नहीं करता, लेकिन जो व्यक्ति अपनी सेवाएं दे रहा है राज्य को, उस व्यक्ति को अधिकार है, that person has a right to charge for his services. उस व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपनी सेवाओं के लिए उससे मुंह मांगा दाम ले सके। आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं कि दैट यू हैव टू सर्व एट अ पर्टिकुलर प्लेस, यू हैव टू गो टू दिस प्लेस एंड यू विल हैव टू वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी विदाउट एनी पेमेंट। या आपको एक इकोनॉमिकल या जो राज्य आपको दे देगी इसका वेतन, वही स्वीकार करना होगा। कहते हैं इस प्रकार से दिस इज नॉट, बट दिस इज बेगार, BEGAR, बेगार, दिस इज फोर्स लेबर। कहते हैं ये बलात् श्रम है अर्थात फोर्स लेबर है, बलपूर्वक आप हमसे काम करा रहे हैं, अंडर पेमेंट आप हमें कर रहे हैं। यू आर नॉट पेइंग मी फुल्ली फॉर द सर्विसेज दैट आई एम रेंडरिंग टू माई पेशेंट्स। इसलिए कहता है मैं काम करने के लिए, कहता है काम करने के लिए कोई मना नहीं करता है, लेकिन जैसे कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है, एक मार्केट सोसाइटी होती है, ये पूरा मार्केट सोसाइटी के ये विचारक हैं ये लोग। इसलिए कहता है कि जो मार्केट सोसाइटी होती है, उस मार्केट सोसाइटी को आगे चलाने के लिए देयर शुड बी अ फ्री ट्रांजैक्शन, अ फ्री यू कैन से relationship between the buyer and the seller. If the buyer is ready to sell his labor, then he has also the right to get proper wages for his labor. अगर श्रम बेचने वाले को अधिकार है श्रम बेचने का, तो उसको अधिकार है उसको सही दाम मिलने का भी। इसलिए देखिए ये जितनी भी बातें रॉबर्ट नॉसिक ने कहा है, इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखिएगा। ही इज टॉकिंग अबाउट अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, वो एक पूंजीवादी समाज के बारे में बात कर रहा है। ही इज टॉकिंग अबाउट अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन मार्केट नॉर्म्स। एक बाजार आधारित व्यवस्था पर ये समाज चलते हैं। पूंजीवादी समाज कैसे बाजार के आधार पर चलते हैं। दे आर फंक्शनिंग, दे आर रनिंग ऑन द नॉर्म्स ऑफ ए मार्केट सिस्टम। और जैसे बाजार में हर चीज़ बिकती है, हर चीज़ खरीदी जाती है, और जिसका जैसी गुणवत्ता होती है उसी प्रकार से उसके दाम भी होते हैं। इसलिए कहता है बाजार में कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता। बाजार में बहुत कीमती चीज़ होगी तो उसके दाम भी बहुत ज़्यादा हाई होंगे। बट इफ द थिंग इज वेरी मच इन सप्लाई, तो कहता है अगर उसके खरीदार बहुत हैं तो कहता है उसके दाम गिर जाएंगे, वो दाम कम हो जाएंगे उस वस्तु के। तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। तो इसलिए देखिए दिस इज रॉबर्ट्स थ्योरी ऑफ स्टेट, रॉबर्ट नॉजिक्स व्यूज ऑन प्रॉपर्टी। तो दो तरह के प्रश्न बनते हैं कि उसके राज्य पर क्या विचार है, उसकी संपत्ति पर क्या विचार है। सो यू मस्ट प्रिपेयर अबाउट रॉबर्ट नॉजिक, हिज व्यूज ऑन प्रॉपर्टी, हिज व्यूज ऑन स्टेट, या व्हाट आर द व्यूज ऑफ रॉबर्ट नॉजिक ऑन स्टेट एंड प्रॉपर्टी। हमारे इस लेक्चर को ध्यान से आप सुनिएगा, और अगर आप इतना सुनने के बाद अगर आप और अपनी फर्दर रीडिंग्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ इससे और क्लू मिल जाएगा। सो नाउ आई वुड स्टॉप हियर एंड आई होप दैट दिस लेक्चर विल टेक केयर ऑफ योर चैप्टर ऑन रॉबर्ट नॉजिक। ठीक है ना। तो अगले हम लेक्चर में आई विल बी टॉकिंग अबाउट जॉन रॉल्स। हम रॉल्स के बारे में बात करेंगे, रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसके बारे में बात करेंगे। हाँ, और कल हम आपसे क्लास में मिलेंगे
अबाउट टुमारो इज वेडनेसडे एंड टुमारो वी आर गोइंग टू हैव अ कॉन्टैक्ट क्लास, और आप हमें उसमें असाइनमेंट्स आप सबमिट करिएगा. एंड दोज हु वांट टू कम ऑन सैटरडे, they can come on Saturday and submit their assignments whether on CPT or IEL. ठीक है ना. So wish you all the very best and thank you so much for your patience for my lecture. Thanks very much.